नमस्कार। आज हम आधुनिक काल के गद्य भाग को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गद्य और पद्य क्या होता है। छंद सहित रचना को पद्य कहते हैं और छंद रहित रचना को गद्य कहते हैं। गद्य में किसी प्रकार के बंधन का ध्यान नहीं रखा जाता, न मात्रा का, न वर्ण का और न ही लय का। इस गद्य की कई विधाएं होती हैं। भारतेंदु काल से गद्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाता है, परंतु भारतेंदु काल से पूर्व भी हिंदी का गद्य छिटपुट रूप में दिखाई देता है। और ये जो शुरुआती काल है वह भी विद्यार्थियों के जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। हिंदी में जो कर्मबद्ध गद्य का शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से ही मिलती है। उससे पहले कुछ स्थिर सी परंपराएं या स्थिर से जो रचनाएं हैं वो चली तो आ रही थी, पर उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। उनके नाम इस प्रकार आपके सामने हैं कि 9वीं से 14वीं शताब्दी तक कुछ गद्य की रचनाएं हमारे सामने आती हैं। उनमें कुवलय माला 9वीं शताब्दी की है, जिसके रचयिता है उद्योतन सूरि। यानी हम यहाँ से गद्य की शुरुआत देख सकते हैं। उसके बाद 11वीं शताब्दी की रोड़ा कवि द्वारा रचित है राउल वेल। दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और 14वीं शताब्दी की है ज्योतिश्वरी ठाकुर द्वारा वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कीर्ति लता। इस प्रकार 9वीं से 14वीं शताब्दी तक ये जो गद्य की रचनाएं हैं, ये सब गद्य की रचनाएं हमें खड़ी बोली में मिलती है। खड़ी बोली के बाद राजस्थानी गद्य में भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, जिसमें कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित कृत हैं, कुछ टीकाएं हैं और कुछ कवियों की अपनी स्वतंत्र निजी रचनाएं हैं। इसका मतलब हुआ खड़ी बोली और राजस्थानी गद्य। इसके बाद ब्रज भाषा का गद्य भी हमें इस काल में दिखाई देता है, जिसमें गोरखनाथ की रचनाएं और गोरखपंथी रचनाएं, पृथ्वीराज रासो की वचनिका, विठलनाथ कृत श्रृंगार मंडल, गोसाई गोकुलनाथ कृत, दो ग्रंथ हैं गोकुलनाथ के। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, ये हमारे प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ भी हैं। नाभादास कृत अष्टयाम और बैंकुठमणि कृत अगहन महात्म्य, सूरती मिश्र का बेताल 25, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा में रचित हैं। और गद्य में ही हरिचरण दास कृत की बिहारी सत्सई की टीका, कवि प्रिया की टीका, प्रताप साई कृत रसराज की टीका, जानकी दास जी की रामचंद्रिका की टीका, ये भी ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं। ऐसा करके हमें ये उत्तर भारत की कुछ रचनाएं हमको राजस्थानी खड़ी बोली और ब्रजभाषा गद्य की मिलती है, जो भारतेंदु पूर्व की है, भारतेंदु पूर्व की। इसी तरह से दक्षिणी या दक्षिणी खड़ी बोली गद्य की रचनाएं भी हमको मिलती है। दक्षिणी के खड़ी बोली गद्य के रचयिताओं में हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इनका काव्य है मिराजुल आस्कीन, शिकारनामा, और दूसरे कवि हैं मुल्ला वजही, इनकी है कुतुब मुस्तरी सबरस। ये दोनों ही किताबें ग्रंथ जो है वो खड़ी बोली की है। खड़ी बोली का जो गद्य है वो उत्तर भारत में भी लिखा गया है। उत्तर भारत में जो खड़ी बोली की पहली रचना हम माने तो वह चंद छंद वर्णन की महिमा 1570 ईस्वी की है, और इसके रचयिता
गंग कवि हैं जो अकबर के दरबारी कवि रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी हैं जिनका ग्रंथ है भाषा योग वासिष्ठ जो 1741 का है, यहाँ से खड़ी बोली की गद्य की परंपरा माननी चाहिए। और इसके बाद आती है इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ये 1800 ईस्वी के आसपास की है। यहाँ से सर्वप्रथम खड़ी बोली जो है वो लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का यहाँ से शुरुआत मिलती है। ये खड़ी बोली के गद्य के दक्षिण का उत्तर का बताया, उससे पहले जो मिश्रित सी जो ब्रज भाषा की और परंपराएं दूसरी शुरू हुई। ये जो खड़ी बोली का जो गद्य शुरू हुआ था, इस खड़ी बोली के गद्य में कुछ लोगों की खास भूमिकाएं रही। उन खास भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो सन 1800 में मार्क्सिस्ट वेलिजिली ने इस कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। 18 अगस्त 1800 को जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया। ये हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर बनकर इस कॉलेज में आए और उन्होंने 19 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने खड़ी बोली को 3 शैलियों में बांटा। एक था फारसी शैली, एक था हिंदुस्तानी शैली और एक था हिंदवी शैली। ये फारसी शैली का अर्थ तो बिल्कुल जो है वो उर्दू शैली है, हिंदुस्तानी मिश्रित शैली है और हिंदवी शैली हिंदी। हिंदुस्तानी शैली को उन्होंने श्रेष्ठ मानकर दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान ऐसे कहा। 1823 में जो है सर विलियम प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष HOD बनकर इसमें आए और इसी विभाग में फिर कई तरह के मुंशी नियुक्त होने लगे। ये मुंशी का पद जो है वो प्रोफेसर के अधीन होता था और मुंशी पर भारतीय लोगों की नियुक्तियां होने लगी। उन भारतीय लोगों में जो है वो सदल मिश्र 1805 में, उससे पहले 1802 में लल्लू लाल, ये जो लोग हैं ये मुंशी के रूप में हैं। विलियम प्राइस की खास बात थी कि उन्होंने जो हिंदुस्तानी जिसको हम कह रहे थे उर्दू फारसी उसको छोड़ दिया। किसने कहा था? हमने पहले गिलक्राइस्ट को जो हिंदुस्तानी पर जोर दे रहे थे, विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी की जगह पर हिंदी को जो है खड़ी बोली को, हिंदी को, इसको मान्यता दे दी। हमें ये याद रखना चाहिए कि जहाँ खड़ी बोली आज जिस स्थिति में है और हम भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा की कल्पना करते हैं, यहाँ से हिंदी को या खड़ी बोली को एक मोड़ मिलता है विलियम प्राइस से। और इसके बाद इन लोगों का जो मुंशी जो लोग थे इनका बहुत योगदान भाषा को मिला, परंतु 24 जनवरी 1854 को एक सरकारी आदेश हुआ और इस आदेश के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज को तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब ये जो मुंशी जो लोग हुए इन लोगों का भी खड़ी बोली गद्य में बहुत योगदान रहा, उन पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले है लल्लू लाल। लल्लू लाल का समय 1763 से 1835 ईस्वी तक रहा। इनकी 11 रचनाएं मिलती हैं, उनमें सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, लताइफे हिंदी, सभा विलास, इस प्रकार की रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी में गद्य में रचनाएं भी की और हिंदी की सेवा की। इसके बाद सदल मिश्र 1768 से 1848 इनका काल है, समय है। इनकी रचनाओं में चंद्रावली और रामचरित्र ये 2 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। गंगा प्रसाद शुक्ल, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरण के अनुसार इनका भी कार्यकाल 1826 के आसपास था और उन्होंने एक हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी बनाने का बहुत महनीय कार्य इन्होंने किया था।
इन मुंशियों के साथ जो खड़ी बोली का गद्य शुरू हुआ, इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज, मुंशी और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और विचारों को हिंदी में लिखा, गद्य में प्रस्तुत किया और आर्य समाज और इस सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा हिंदी को बहुत बल मिला। तो हम आर्य समाज के योगदान को भी यहाँ रेखांकित करते हैं। इसके बाद आता है समाचार पत्रों का योगदान। समाचार पत्रों ने भी खड़ी बोली और गद्य को महत्ता दे करके और इस कार्य को अपना योगदान दिया, जिसमें 1826 में उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से। दूसरा 1829 में बंगदूत निकला, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बंगला में। 1844 में बनारस अखबार निकला, हालांकि इसका झुकाव उर्दू की ओर ज़्यादा था। 1854 में समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकला और ये हिंदी का पहला दैनिक था, मतलब रोजाना आने वाला अखबार था। और इसके बाद कुछ विविध विशिष्ट पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तित्व हैं। उनके व्यक्तित्व में दो नाम हमारे सामने हैं और पहला नाम है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद का कार्यकाल 1823 से 1895 ईस्वी है। राजा शिव प्रसाद चाहते थे कि हिंदी उर्दू की ओर बढ़े और परंतु लिपि देवनागरी रहे, इसलिए वो उन्होंने अपने मिशन पे काम करते हुए उन्होंने कई रचनाएं लिखी और उनमें रचनाओं में आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास, तिमिरनाशक, सिखों का उदय और अस्त, भूगोल, हस्तामलक, वामा, मनोरंजन आदि इन्होंने लिखा। परंतु ये उर्दू के हिमायती रहे, ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। इसके साथ ही दूसरे एक और राजा थे, राजा लक्ष्मण सिंह। इनका समय 1826 से 1896 ईस्वी तक का है। ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और इनकी रचनाएं हैं शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। और राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की विरोधी नीतियों का परिणाम ये हुआ कि हिंदी के स्वरूप को लेकर दो विरोधी मत उठ खड़े हुए और इनके चलते हुए कुछ लोग उर्दू के हिमायती हुए, कुछ लोग हिंदी के हिमायती हुए और इसी कारण अंग्रेजों ने आगे चलकर राजा शिव प्रसाद को सितारे ही हिंद की उपाधि दे दी, यानी हिंद का तारा उनको बता करके फूट डालो और राजगुरु की नीति पे बढ़े। परंतु आगे चलकर जो जनता के असली हीरो थे, जनता के जो असली नायक थे, भारतेंदु यानी हरिश्चंद्र को फिर जनता ने उपाधि दी, मीडिया ने उपाधि दी भारतेंदु, यानी भारत का चंद्रमा। ये भारतेंदु से पूर्व के गद्य की भूमिका और गद्य की भूमिका में सहयोग करने वाले उन कारकों के बारे में जानकारी थी जो गद्य को विकास दे रही थी, गद्य को नींव दे रही थी। आज इतना ही। अगले वीडियो में भारतेंदु काल के गद्य को पढ़ेंगे।